अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मेरा असल मौजू आज अमेरिका है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ही है मेजर, और यकीन वहाँ का मेन स्ट्रीम का भी थोड़ा सा है, रिलेट टू पाकिस्तानी है। मगर उससे पहले यहाँ की कुछ बेसिक चीज़ें जो आज की डेवलपमेंट हैं वो बता देता हूँ। मगर सबसे पहले मेरे एक वेवर हैं, मुझे नहीं पता वो खातून है कि वो मैन है, वो नाम तो उनका ऐसे ही है, वेलवेट वांग के नाम से। वो मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं, ये करती हैं और कमेंट्स भी करती हैं। वो बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कमेंट्स में उनकी जो कन्वर्सेशन में पढ़ता हूँ बहुत ही पॉजिटिव होती है और बिल्कुल एक अपनाइयत सी है। उन्होंने शिकायत की एक दफ़ा पहले भी 2-3 लोग कर चुके हैं, या ये खातून खुद या मिस्टर जो भी हैं ये भी कर चुके हैं कि जी कमेंट जो है ना डिलीट कर दिया गया। और कल उन्होंने मैसेज वो कमेंट में लिखा है कि आप तो बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे और एक्सप्रेशन पे उस पर बिलीव करते हैं, आप मेरा कमेंट क्यों डिलीट किया। तो मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि मैंने कभी किसी का कमेंट डिलीट नहीं किया। वेरी इन द बिगिनिंग फ्यू ईयर बैक एक कमेंट डिलीट किया और वो मेरी फैमिली में से किया, क्योंकि इसका पासवर्ड जो है मेरी फैमिली में है। तो मैं उस पर बड़ी शदीद नाराज़गी का इजहार किया कि नहीं, लोगों की एक्सप्रेशन जो है और वो जो कहना चाहते हैं, जो उनका माइंड सेट है या जो समझते हैं उन्हें कहने दिया जाए। यही तो जंग है सबसे बड़ी। जमहूरियत होती क्या है कि मैं जब बात करता हूँ तो मेरी तरबियत, मेरी एजुकेशन, मेरा बैकग्राउंड, मेरा बिहेवियर सब सामने आता है ना। तो ऐसी कमेंट में सबके बिहेवियर नज़र आते हैं और सबका थॉट प्रोसेस, फिलॉसफी, हर चीज़ समझ में आती है। तो ज़रूरी तो नहीं है सब मेरी बात से एग्री करें और मेरी तारीफ़ ही करें। मैं चाहता भी नहीं हूँ, मैं बाखुदा दिल से ये कह रहा हूँ कि तनकीद कीजिए पॉजिटिव वे में और मेरी खामियां बताइए, उससे मेरी करेक्शन होगी और मेरे प्रोग्राम में भी बेहतरी आएगी, मेरी ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। मैं अपने बारे में बहुत साफ कहता हूँ, प्रोग्राम्स में भी कई बार कह चुका हूँ, मैं थोड़ा सा हाइपर आदमी हूँ, लाउड बोलता हूँ, जिससे मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया। बल्कि मेरे साइकाट्रिस्ट दोस्त हैं, वो कहते हैं कि बस तुम में एक अच्छाई है कि साइकाट्री में 2 तरह के पेशेंट होते हैं। एक होते हैं जो कम्प्लीटली डिनाइल में होते हैं 98%, 2%, 1% वटेवर जो भी, वो उन्हें पता होता है। तो कहते हैं तुम्हारी अच्छाई है कि तुम्हें पता है कि तुम साइकाट्री के पेशेंट हो। अब मैं हूँ या नहीं हूँ, मगर मुझे मालूम है कि मैं जल्दी हाइपर हो जाता हूँ, गुस्सा आ जाता है, मगर उतनी ही देर में नॉर्मल भी हो जाता हूँ। कुछ लोग समझ सके इस बात को, जो मेरी अराउंड में कहना चाहिए, जो मेरे यार दोस्त हैं वो तो बहुत समझते हैं और बहुत टॉलरेंस से काम लेते हैं, मुझे अफोर्ड करते हैं, ये उनकी मोहब्बत है, मुझे बर्दाश्त करते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने कमेंट डिलीट नहीं किया। मैं बहुत सरप्राइज हूँ, बहुत हैरान हूँ कि वो कौन करता है। तो एनीवे, सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करूँगा एक मेरे सीनियर दोस्त, और मेरे साथ उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट में, मेरे ही अखबार में, न्यूयॉर्क में जब वो अमेरिका आए 90s में, तो कुछ देर मुझे ऑनर किया उन्होंने और मेरे साथ काम किया। पाकिस्तान में वो जंग में रहे, हुर्रियत में रहे और मॉर्निंग न्यूज़, बहुत सारे अखबारों में रहे। बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे, उनका नाम था फरीदुल्लाह हुसैनी। फिर वो न्यूयॉर्क से शिकागो चले गए। शिकागो मुझे इत्तला मिली कि ओहायो में उनका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला बरीक़ रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। बहुत दुख हुआ, मगर सबको जाना है, मुझे भी जाना है, कोई देर से कोई जल्दी, यही ज़िंदगी है। तो ये तो इसी बेसिक बात। मैं आपको इस प्रोग्राम में 2 वीडियो दिखाऊंगा, एक तो बहुत छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा होगा, मगर देखिएगा। मगर बेसिक पहले ही बता दूँ कि देखें, अभी कुछ देर पहले शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पंजाब से किसी नाराज़गी का इजहार था, वो मैंने बिगनिंग से तो नहीं देखी। और राना मशहूर जो है, जो इलेक्शन तो हार चुके हैं, मुशीर बने हुए मेरे ख्याल में, पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट में। तो दोनों में झूठ का मुकाबला हो रहा था। वो कैसे कि मोहतरम शर्जील मेमन बता रहे थे कि सिंध ने जो तरक्की की है वो दुनिया हैरान है। उन्होंने हेल्थ का सिस्टम तो ऐसा बताया कि
कोई मैं समझ नहीं सका, पता नहीं हाइपर समथिंग, कि दुनिया में टोटल, पहले तो कहा कि दुनिया में कोई अस्पताल ही नहीं हो जैसा, सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी सिंध में है, और पूरे पाकिस्तान की खिदमत करते हैं हम। फिर उन्होंने कहा कि 10 हॉस्पिटल हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से एक जो है पाकिस्तान में है, और मोस्ट एक्सपेंसिव हम फ्री में करते हैं। फिर उनका कि सिंध से कोयला निकाला सिंध गवर्नमेंट ने, एनर्जी का क्राइसिस जो था उसे दूर करने में मदद की, फिर हमने बिजली बनाई, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वफाक ने जो पंजाब में तरक्की की, उन्होंने नाम तो डायरेक्ट नहीं लिया, मगर उसके मतलब ये थे कि नवाज शरीफ दौर में, पीटीआई के दौर में जो सड़कें बनी, सारा कुछ हुआ वहाँ, दूसरे सूबों के मुकाबले में अगर आप चेक कर लें तो कहाँ ज़्यादा तरक्की हुई है, और सिंध में तवज्जो नहीं दी गई, जो हम कर सकते थे वो हमने किया। मतलब जो मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा, थू थू। तो मैं हैरानी से देख रहा था जब मैं इस कराची को देखता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर निकला था, कोई अर्ली मॉर्निंग, ये सब कुछ 3:30 बज रहे हैं दिन के। तो मैंने पहली बार नोट किया कि मेन सड़क जो है सहानी रोड, वो ये समझ लें कि 200-300 कदम होगी एट द मोस्ट, नॉट मोर देन दैट। मैं 1/4 किलोमीटर नहीं कह सकता, मुझे एक तो अंदाज़ा नहीं है, मगर 200-250 स्टेप्स ज़रूर होंगे। 13 फकीर बैठे हुए हैं, किसने? 13, और दिन में 4 से 5 बार बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, पश्तून बच्चे, वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और खाना दो। तो पहली मरतबा जब उन्होंने खटखटाया, क्योंकि 2 घर ऊपर है, मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, तो बार बार बेल बजती है तो इरिटेशन होती है, और इरिटेशन भी साथ में होती है। और मैंने अभी कहा कि मैं थोड़ा हाइपर भी हूँ खुद भी ज़िंदगी में। तो एक दिन मैं उठा, 3-4 बार पहले उठ चुका था, बैल बज रही थी मुसलसल, बाहर गया तो बच्चे खड़े, मैं गुस्सा हो गया। तो मैं कहा क्या है? उनका खाना दो। तो मैं उन पर बरस पड़ा, वो चले गए। मैं बहुत गिल्टी फील करता रहा, बहुत ज़्यादा, कि यार ये मुझसे क्या हो गया कि बच्चों को मैंने झड़क दिया। फिर मेरे को दोस्त आया, उन्होंने कहा यार पागल हो गए हो क्या, ये सारा दिन ऐसे ही करते हैं, हर तरफ फैले हुए हैं, किस किस को दोगे तुम? अच्छा, फिर मैंने 3 दिन इंतज़ार किया। अच्छा, फिर उनके सिले में कहना चाहिए उसे कंपनसेट करने के लिए कहीं गया था, तो वहाँ बच्चे आ गए इसी तरह मांगने वाले, तो मैंने उनको जो मैं दे सकता था, मेरी औकात थी। तो अभी 3 दिन पहले वो बच्चे फिर आ गए डोर पर, मैं तो वेट कर रहा था उनका, रोज़ नहीं आते थे पहले। तो मैंने उनको 3 बच्चे से 4, मैंने सबको थोड़ा थोड़ा कोई जो भी दे सकता दिया। अब वो दिन में खुद भी आते हैं और उन्होंने नए बच्चे भी भेजने शुरू कर दिए हैं। और मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बताया, उसने कहा ये क्या पागलपन कर रहे हैं, ये तो पागल कर देंगे आपको, गली गली बिक रहे हैं। फिर मैंने नोट किया हर तरफ बच्चे ही बच्चे घूम रहे हैं। आप ये देखें इस रियासत का, कि कल बताया था ना मैंने आपको कि 23,000 लोग दुनिया की मुख्तलिफ जेलों में हैं, मगर ये नहीं बताया था कि क्यों है। 72 मुल्कों में 23,000 लोग जो सिर्फ भीख मांगने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं और जेलों में हैं। हाल ये है कि 15 दिन, अभी कितने 25 दिन हुए ना, जनवरी को 26 दिन, 27 तारीख है आज, 20 लोग मर्डर हो चुके हैं, जिनकी अक्सरियत के बच्चे छोटे छोटे हैं। अभी कल ही दस्तगीर में एक बाप को मारा, 3 मासूम बच्चे हैं उसके। फिर एक और देखा कि अभी उसी दिन कहीं और एक मर्डर हुआ, और ऐसे ही डाकू आ जाते हैं और नौजवान से लड़के आते हैं जिनकी कहानी आप सबको पता है। फिर खबर सुनेंगे जी 2 भाइयों ने एक दूसरे को गोली मार दी। तशद्दुद सा तशद्दुद है। कुरम का आपको पता है कि राष्ट्रीय प्रॉपर नहीं खुले हैं, तो हाईएस्ट सिक्योरिटी के साथ जो है काफले जा रहे हैं। और हालात ये हैं कि रियासत न सड़क देने को तैयार है कराची में, तो ना पानी देने को तैयार है, ना बिजली, ना गैस। मगर आप हेलमेट नहीं पहने हुए तो 2,000 रुपये जुर्माना है, ममनुआ किसी सड़क पर अचानक कहीं गलती से घुस गए तो 1,000 रुपये जुर्माना है, नो पार्किंग आपने कर दी है तो उसके 2,000 रुपये या 1,000 उसका जुर्माना है। अच्छा, हर तरफ तजावजात हैं, होटल, दुकान, कुर्सी उसके पास, उसने फुटपाथ घेरा हुआ पूरा, 50 कुर्सियाँ लगाई हुई हैं। तो पता चला कि KMC भी पैसे लेती है, कंटोनमेंट भी पैसे लेती है, पुलिस भी पैसे लेती है, मतलब सारे इदारे। तो इसमें दिलचस्प बात ये बता दूँ आपको
کہ کل خبر آئی تھی کہ سینٹ میں بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو جادوگر ہیں نا، جو تعویذ گنڈے آپ کو عامل بابا، فلانے بابا، بنگالی بابا، ان کے خلاف جو ہے نا یہ لوٹ رہے ہیں عوام کو، تو قانون سازی ہونی چاہیے. تو میری ایسی نکل گئی کہ لو بھائی ان کی بھی مصیبت آ گئی، ایک رشوت کا ایک نیا دھندا شروع ہو گیا. تو یہاں کے جو حالات ہیں، اچھا وہ تو آپ نے سنیا ہوگا، اگر سپریم کورٹ نے جو توہین عدالت کا نوٹس کیا تھا ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو، وہ واپس لے لیا جی، فیصلہ دے دیا منصور علی شاہ اور ان کے ساتھی جو دوسرے جج ہیں، اور فل کورٹ بنانے کی کہ جناب چلتا ہوا کیس واپس لے لیا تھا. تو عدالتوں کا تو حال پتہ ہے. اور امین گنڈا پور کی یہ بھی کہانی آپ کے سامنے کل میں نے بیان کی تھی. تو وہی ہو رہا ہے کہ عاطف کا نام آ رہا ہے سیکرٹری کے لیے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ جب اعلان کیا خان صاحب نے کہا ہے کہ چینج کر دو، اس سے 2 گھنٹے پہلے عاطف اور سارے لوگ جا کے ملے تھے. پہلے امین گنڈا پور نے شکایتیں کی تھی، اب عاطف ان کے بہت جو مجھے کنٹینیو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں خان صاحب کے بارے میں مسلسل کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب لائی لگ آدمی ہیں، جو پہلے مل لے وہ اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، پھر جو نیا آ جاتا ہے اس کے کہنے بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک سیٹل مائنڈ آدمی نہیں ہے نا. تو بہرحال یہ تو تھی، میں آج لکھ کے بھی بیٹھا ہوں، مگر مجھے ساری چیزیں ذہن میں نہ ہوں تو میں بتا دوں. بہرحال ہاں، تو مشہور جو ہے نا رانا مشہور، وہ بھی وہاں کا اعلانات کر رہے تھے، جھوٹ کا مقابلہ ہو رہا تھا نا کہ ہم نے بچوں کے لیے یہ کر دیا اور ہم نے کسانوں کے لیے یہ کر دیا. میڈیا پہ کھڑی ہوئی پوری ریاست ہے. اور آپ نے ریاض ملک کا بھی سن لیا ہوگا، میں اس پر ولا یوں کہ نہیں کرتا کہ کیوں اپنا ٹائم برباد کروں، سب کو پتہ ہے وہ جو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں سب کے راز پول کھول دوں گا. کوئی ہے اس ملک میں اشرافیہ کا، جس طرح صحافیوں سے لے کر اور حکمرانوں تک اور جنرلوں سے لے کر، جو اس کے آگے کیا کہوں، کیا لفظ استعمال کروں. خیر، اب میں آتا ہوں امریکہ کی طرف. ایک تو محسن نقوی میرا اندازہ درست تھا کہ وہ ہیوسٹن گئے تھے. دیکھیں کہانی یہ ہے کہ آج میں کھل کے بتا دیتا ہوں کہ ان کو بلانے والا کون تھا. طاہر جاوید کا نام سنا ہوگا، میں نے پچھلے دنوں بھی ذکر کیا تھا کہ ڈیموکریٹ ہے مگر ریپبلکن پارٹی میں اناگرل میں ووٹ جب ہو رہا تھا 4تھی رو میں بیٹھے ہوئے تھے. دونوں پارٹیوں میں ہے. اور یہ انویسٹمنٹ کے پاکستان میں مشیر بھی رہ چکے ہیں 15 دن 20 دن محترم جناب شہباز شریف کی کیبنٹ میں، مگر انہیں فارغ کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک نیکسس ہے پورا، میں اسے پورا نہیں سمجھاؤں گا، جو لاہور سے شروع ہوتا ہے اور محسن نقوی اور طاہر جاوید تک جاتا ہے، اور ایمبیسڈر جو امریکہ میں رضوان شیخ صاحب، یہ پورا ایک آج کل ایک نیکسس ہے. تو انہوں کے تھرو یہ ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور ہیوسٹن میں بھی انہوں نے ان کو ہوسٹ کیا. اس سے پہلے واشنگٹن ڈی سی میں ایک سینیٹر سے انہوں نے ملاقات کرائی، ایل گرین سے. آخری ملاقات تو پرسوں ہوئی تھی، مگر پاکستان میں خبر آج چلی ہے کہ ایل گرین سے ملے. ایل گرین بہت پرو پاکستانی ہے اور ہمارے بہت سارے دوستوں کے بڑے کلوز فرینڈ ہیں. تو یہ تو محسن نقوی کا تھا، وہاں کچھ پاکستانیوں سے بھی ملے. تو جو اصل خبر ہے، دیکھیں یہ بھی پروگراموں میں بہت بار کہا ہے کہ جس معاشرے کے دانشور ادیب اور جو بھی اس میں آتے ہیں صحافی کرپٹ ہو جائے، اس معاشرے کو اللہ بھی نہیں بچاتا. کرپشن کی بنیاد کی جو جڑیں کھودنا ہے نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، وہ ویڈیو دیکھیں، میں پھر آپ کو بتاؤں. اس کے بارے میں اب یہاں پہ گزشتہ روز ڈھول پٹوایا گیا، باقاعدہ سرکاری بھونپوؤں کے ذریعے یہ ڈھول پٹوایا گیا کہ جی یہ ہیئرنگ نہیں تھی، اس کو ہیئرنگ کہتے ہی نہیں ہے. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بتایا گیا کہ یہ ہیئرنگ تھی ہی نہیں، یہ بریفنگ تھی. اس کو ہیئرنگ کہنا بالکل غلط ہے، اور پی ٹی آئی والے اس کو ہیئرنگ کہتے جا رہے ہیں. تو میرا صرف ان بھونپوؤں سے اتنی درخواست ہے کہ یہ جو آپ درستی فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ جو ٹرم بول رہے ہیں آپ، یہ پلیز وائس آف امریکہ کو بھی بتا دیتے. اور وائس آف امریکہ جو ہے وہ ٹمبکٹو میں نہیں ہے، وہ وائس آف امریکہ ہے، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں یہ ہیئرنگ نہیں ہوتی، یہ بریفنگ ہوتی ہے. وائس آف امریکہ نے اس کو ہیئرنگ کہا ہے. تو یہ برائے کرم یہ جو درستی ہے نا، یہ ان کی بھی کروا دیں. وائس آف امریکہ کو بھی جا کے بتائیے گا کہ یہ ہیئرنگ نہیں ہے، یہ بریفنگ ہے، جس نے پوری وضاحت کے ساتھ اس کو بار بار ہیئرنگ ہی کہا ہے.
اچھا ناظرین، گزشتہ روز کی جو ہیئرنگ تھی، کانگریس کی جو ہیئرنگ تھی، اس میں ایک شخصیت بہت نمایاں نظر آ رہی تھی، اور وہی شخصیت جو ہے وہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران اس پورے نظام میں یہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہو رہا ہے، اس میں اس شخص کی مرکزی اہمیت بننے جا رہی ہے، بلکہ ابھی تک مرکزی شخص وہ فوکل پرسن وہی ہے، اور ساروں کا اہم ترین شخصیت ہے وہ، یا اہم ترین شخصیات میں سے، 3 اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہے، اور ان کا نام ہے اکبر چودھری۔ اب اکبر چودھری صاحب کون ہیں اور وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکبر چودھری جو ہیں وہ برس سے امریکہ میں مقیم ہیں، عمران خان کے انتہائی گہرے دوست ہیں، اور عمران خان کے دوست ہونے سے زیادہ وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے دوست ہیں، اور جب بھی عمران خان امریکہ میں جاتے ہیں انہی کے گھر قیام کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اور وہ عمران خان پر پوری ایک کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ جس طرح ہماری حکومت جو ہے اوورسیز جو وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، ان کو جس طرح سے ان پہ کاٹھی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، ان پہ جس طرح ظلم و ستم کر کے ان کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے یہاں مقیم رشتہ داروں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اس کی بہترین مثال جو ہے وہ اکبر چودھری صاحب ہے۔ اکبر چودھری انتہائی شریف النفس انسان ہے، انتہائی شریف النفس انسان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنے زیادہ وہاں پہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے تو امریکی ارکان کانگریس سے تعلقات ہیں نا، تو اکبر چودھری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکبر چودھری جو ہے وہ کنگ میکر ہے۔ تو ایک طرف وہ، اچھا اب وہ یہی میں حکومت کی غلط پالیسی کا جب ذکر کر رہا ہوں، اور دوسرے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو اکبر چودھری صاحب کو کنگ میکر کیوں کہا جاتا ہے، یہ اس کے باقاعدہ 3 امریکی صدور کے ساتھ براہ راست تعلقات نہیں ہے، دوستی ہے۔ تو کیا کریں گے آپ؟ اب آئندہ ہفتے اکبر چودھری کی انتہائی اہم بلکہ اہم ترین ارکان کانگریس سے ملاقاتیں ہیں، انتہائی اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہیں جو کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں۔ دوستو تو کی کریں گے؟ جنید سلیم صاحب جو دنیا ٹی وی پہ جو پروگرام آتا تھا حسب حال، مجھے نہیں پتا آتا ہے یا نہیں آتا، میں تو دیکھتا نہیں ہوں، یہ آفتاب اقبال نے شروع کیا تھا، اور پورا ایک ٹرین چلا پھر ہر طرف، اور آفتاب اقبال نے 2 جگہ شو کرنے کی کوشش کی، وہ ساری کہانی اکثریت کو پتہ ہے۔ تو یہ اس کے ہوسٹ رہے بہت طویل عرصے، اب یہ اپنا ولاگ کرتے ہیں۔ یہ اکبر چودھری صاحب ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پہلے بتا دوں کہ کل جو میں نے معذرت کی تھی جانی بشیر، جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، بڑا ورکر آدمی، پی ٹی آئی کا اس کا علم اٹھا کے پھرتا ہے اور رات دن نہیں کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے ویڈیو کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ وہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ اگلے ہفتے وہ کسی ایک اہم ترین میٹنگ حکمرانوں میں امریکہ کی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں نظام سب پلٹ جائے گا۔ اب اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ چودھری اکبر صاحب کی ایک میٹنگ ہونے والی ہے، اور پاکستان میں پھر دیکھیں اس کی کیا تباہی آتی ہے، سنا آپ نے نا، اور کہ ان کے 3 صدور دوست ہیں، اور یہ امریکن پورے سسٹم میں پینیٹریشن کی، اور عمران خان ان کے گھر میں ٹھہرا کرتے تھے۔ اکبر چودھری صاحب وہ میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت نائس، ہمبل، موسٹ سوفسٹیکیٹڈ، اور بہت دھیرے بولنے والے لوگوں میں سے ایک ہیں، مگر یہ سب جھوٹ تھا مکمل۔ یہ جو ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے نا، ان جیسے دوستیاں، دیکھیں دوستوں کی تعریف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کل میں نے جانی بشیر کی ہے، اور زیادہ بھی کرنا چاہیے تھی مجھے، کہ وہ میرا بہت احترام کرتے ہیں، مگر جو ان کے کھاتے میں نہیں ہے، نہ جانی بشیر کے ایسے کوئی تعلقات ہیں کہ وہ ایک ملاقات ان کی ہونی ہے اور پوری دنیا پاکستان میں پلٹ جانی ہے، نہ چودھری اکبر صاحب کے کوئی ایسے تعلقات ہیں۔ چودھری اکبر صاحب ماشاءاللہ سے بڑے ہمبل آدمی ہیں، بڑے واجبی سے پڑھے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر انگریزی بول لیتے ہوں، مگر جو پرسیپشن ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اور خان صاحب ان کے گھر میں 1 یا 2 بار آئے ہیں، پی ٹی آئی کے شوکت خانم کے لیے انہوں نے کوئی بڑے فنڈنگ بھی نہیں کی، اور میری طرح کے غریب آدمی ہیں، ایک لیموزین ہے، خان صاحب کو ڈرائیو کرتے رہے لیموزین میں
घुमाते रहे हैं। और शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग में मेहनत जरूर की है, कोऑर्डिनेट बहुत किया है, ये दुरुस्त है। और बताने वाले तो ये भी कहते हैं कि जब इलेक्शन हो रहे तो खान साहब क्यों गए हो, चाहते थे किसी सीट के लिए एक बार चौधरी साहब, मगर खान साहब को नहीं दी। फिर खान साहब को मैं वो बात नहीं कहना चाहता कि इन्होंने फिर अपने किसी भांजे भतीजे के लिए दी, मगर खान साहब ने इनको सीट नहीं दी। अच्छा, ये पाकिस्तान में कई और हमारे साथी दोस्त हैं, उनके भी दोस्त हैं, इनके घर आके ही ठहरते हैं, वो भी इनकी तारीफें बड़ी करते हैं, लिखते हैं कॉलम वगैरह सारा। मगर ये इंतहा से हद है, मतलब आखिरी झूठ है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि जनाब वो ब्रीफिंग नहीं थी, वो हेयरिंग थी। और किसे कोट कर रहे हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका को। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, वो भी देख लीजिए। और अभी गुज़िश्ता रोज़ ही पाकिस्तानी अमेरिकन के एक ग्रुप ने अमरीकी कांग्रेस के मेंबर्स को एक ब्रीफिंग में समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात। देखा आपने, मतलब इससे ज़्यादा झूठ और ड्यूरेशन क्या कहना चाहिए, इसे सीना जोड़ी कहते हैं। और क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान में तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनका नाम बना हुआ है हस्बे हाल से, लोग उन्हें देखते भी हैं, तो जैसी चाहो गुमराही फैलाओ। अच्छा, बखुदा मैं अकबर चौधरी आपकी कोई दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, मगर मुझे ये भी पता है कि अकबर चौधरी का इसलिए प्रोग्राम किया गया कि जानी बशीर का प्रोग्राम किया गया था। भाई तो जवाब तो आना चाहिए था कि भाई अकबर चौधरी साहब पीछे क्यों रह गए। कोई बुरी बात नहीं दोस्तों की तारीफ करना, मगर इससे गुमराही फैलती है। मैं चाहता हूँ जो लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं और जुनैद सलीम को जानते हैं उसे भिजवाएं और उसे एहसास दिलाएं कि इस हद तक नहीं उतरना चाहिए। इससे लोग तबाह होते हैं, कौमें बर्बाद हो जाती हैं। तो बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं था, मैं आपको लिए चलता हूँ। देखें, आपने खबर तो सुन ली होगी बहुत ने कि बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है डिपोटेशन में। गैर कानूनी क़याम पजीर जो लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। पहले तो ये बताया जाता है कि 8,000 पाकिस्तानियों के पास जो है ना वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, सफरी और वो कानूनी नहीं है, वो किसी वक्त भी डिपोर्ट हो सकते हैं। और फिर कुछ सहाफ़ी हल्कों ने तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने दावा किया कि ये 5 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो गैर कानूनी हैं। मैं इस पर डाउट करता हूँ कि 80% अबाउट 90% बल्कि पाकिस्तानी लीगल हो चुके हैं, सिटीज़न हो चुके हैं, मगर काफ़ी है। 5 लाख नहीं होंगे, 3 लाख होंगे, हो सकता है 5 लाख ही हो, कहीं से डेटा आया हो, मेरे इल्म में नहीं है, मैंने उसको फॉलो नहीं किया। मगर एक बड़ा क्राइसिस है। फिर इंडियन बहुत बड़ी तादाद में। आज इसका सबूत ये है कि जी कोलंबिया ये पार्ट ऑफ दी साउथ अमेरिका है, नेबरिंग कंट्री है अमेरिका का, स्पेनिश कंट्री है, बहुत बड़ी आबादी रहती है अमेरिका में। उसके 2 जहाज इनलीगल के भर के भेजे, तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कोलंबिया ने, जहाज वापस आ गए। तो उन्होंने फ़ौरन ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ठीक है तुमने वापस किए ना, हम 25% तुम्हारे कारोबार पे जो हम बेचते हो उस पर टैरिफ लगा रहे हैं। वो लेट गए, उन्होंने कहा हुजूर वापस हम अपना जहाज अब भेज रहे हैं, हमारे बंदे जो हमने वापस किए, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, अब हम अपना जहाज भेज रहे हैं, आप टैरिफ ना लगाए। सो यू कैन इमेजिन। अभी खबर आ रही थी कि फौरी तौर पे तो अदालत ने फैसला मुअत्तल कर दिया है। ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जी जो पैदाइशी हक है बॉर्न सिटीजन होने का, जो भी बच्चा पैदा हो जाए वो लीगल हो इलीगल हो, तो वो थोड़े अरसे के लिए मेरे ख्याल में 3 महीने के लिए लगाई है वो पाबंदी अभी, क्योंकि हेयरिंग होगी, कोर्ट के ट्रायल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल उस पर बहस मुबाहिसा होगा, उसके बाद से कुछ सब फैसले होंगे ना कि कंटिन्यू करना है नहीं करना है, और आईनी तरमीम का मसला है वो होगी कि नहीं होगी। मगर बहुत बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल्स में जो ना सिजेरियन बच्चे पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि 6 मंथ प्रेगनेंट है औरत या 7 महीने है, तो ओ माय गॉड कैन यू बिलीव इट। मतलब कहते हैं कतारें लगी हुई हॉस्पिटल्स में और हॉस्पिटल पागल हो चुके हैं पूरे अमेरिका के अंदर, यह हालात हैं। तो इसमें आप सोच लें कि दुनिया में क्या क़यामत मचने जा रही है। इसराइल को 2000 बम दे दिए हैं जिसके पैसे कल भी बताया था मेरे ख्याल में। देखिए ये जो पाकिस्तानी माइंड सेट है ना, इसे बदलना पड़ेगा। स्पेशली जो मशरक़ वस्ता है, मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं ना,
वो उनकी जिम्मेदारी ना, उनका नेबरिंग कंट्री है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, टर्की है, ये सारे जितने भी मुल्क हैं जो सराउंडिंग में हैं, वो तो सब खामोश हैं, आप बोलते हैं टोटल। ये सारा मिडिल ईस्ट जो है ना जहन्नम के दरवाजे पे पहुंच चुका है। जो हालात है वहाँ के, 21 साल लगेंगे टोटल मलबा उठाने में, शायद मैंने कल भी बताया था। और आप समझते हैं कि वो मलबा उठ सकता है? 21 साल वो आबादी क्या करेगी? तो डोनाल्ड ट्रंप ने मशवरा दिया कि इनको उर्दन, जॉर्डन मतलब और इजिप्ट, मिस्र भेज दो। तो उसका मतलब ये गाजा खाली कर दिया जाए ना, ताकि वो आराम से उस पर कब्जा कर सके। मगर हमास ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया है। तो पूछना तो ये चाहिए हमास से, ईरान से, कि तुमने ये जो फतह के नारे अभी भी लगा रहे हो, जैसे हम अफगानिस्तान से जब अमेरिका जा रहा था, रिट्रीव, स्ट्रेटेजिक रिट्रीव था, डे 1 का था कि आपने इसको पे करना है। तो इसी तरीके से ईरान से कोई पूछे, हमास से 45,000 लोग मरवा दिए, 1.5 लाख जख्मी हैं, ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद हो गए, पूरे शहर के शहर खत्म हो गए, इलाके के इलाके। 21 साल तो सिर्फ मलबा उठाने में लगे हैं, और आप कहते हैं फतह हासिल की है। कहाँ रहेंगे? ये जाना पड़ेगा ना उर्दन और इजिप्ट। तो बात यह है कि दुनिया बहुत बड़े पैमाने पर दुआ करे कि ये क्राइसिस मना जाए, चीज़ें दुरुस्त हो जाएं। वो हमारे एक दोस्त ने, फेसबुक की दोस्त हैं हमारे, उन्होंने ये लगाई हुई थी कि कोलंबिया के 2 जहाज वापस भेजें। अब सोचें पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान का कुछ भी नहीं होगा। वो 2 लाख भेज दें, 3 लाख भेज दें, या बहस ही हो रही है कि जी रोटी कहाँ से खाएंगे, तो उसको रियासत को फिक्र है कि कहाँ से रोटी खाएंगे। पेंशन कार्ड दी अमेरिका में, मैं यहाँ जो बैठा हूँ ना, मुझे सोशल सिक्योरिटी मिलता है, जो मैंने ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जमा कराया, वो मुझे अब मिल रहा है। मैं एक मेडिकेयर के नाम से कार्ड है, जो मैंने पूरी लाइफ कोई सिस्टम से कोई वेलफेयर नहीं ली, पूरी लाइफ, चैलेंज से कह रहा हूँ। मगर अब मेरा हक बनता है कि मैं बीमार हो जाऊँ, मैं सीधा हॉस्पिटल जाऊँगा, मेरा पूरा इलाज होगा। यहाँ जो बूढ़े हैं, जो यहाँ घरों में लड़ाई क्यों होती है? क्यों बहुएं लड़ती हैं, सासें लड़ती हैं, नंदे लड़ती हैं? इकॉनमी का खेल है ना। तो अब ये रियासत तो ना मेडिकल देती है, ये रियासत ना आपको कुछ भी नहीं देती। हाँ, क्या चीज़ देती है? जो पेंशन थी वो भी मारनी शुरू कर दी, और जुर्माने हैं, सहूलत कोई भी नहीं है। तो 2 लाख वहाँ से आ जाएं या 5 लाख आ जाएं, वो बेचारे फिसक के जिएंगे जैसे भी जिएंगे। यहाँ हर दूसरे आदमी को किडनी का प्रॉब्लम है। ये तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका ना कि 32% ऑलमोस्ट शुगर है, और अगले 5 साल में 50% हो जाएगी। अब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मेरे अराउंड में जितने लोग हैं जिनकी उम्र 60-65 है, उनमें से जिससे बात करो उसे किडनी का प्रॉब्लम है। सियासत को परवाह भी नहीं है, और टेलीविजन पर बता रहे हैं कि दुनिया का बेस्ट पॉसिबल हेल्थ सिस्टम है सिंध के अंदर। जिस मैं सिंध में बैठा हूँ ना, कराची में, जहाँ की कोई सड़क नहीं है, जहाँ कोई मतलब कोई चीज़ नहीं है, यहाँ कोई रेट नहीं है, जुर्माने हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने बड़े शहर में 40-50 माइल पे जाओ तो कहीं एक सिग्नल मिलता है, और उसे भी कोई फॉलो नहीं कर रहा होता है। और जो क़यामत मचती है यू टर्न पे और लेफ्ट टर्न पे, वो मनाजिर देखने के होते हैं। यकीन नहीं आता है कि ये कोई सिविलाइज महत्व बस्ती है। और वो रोज़ बयान करते हैं अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली और अपनी मेहनत, जाफिशानी, और कि ये प्रोजेक्ट और वो। आखिरी बात बस ये बतानी है कि मोहसिन नकवी की खिदमत करने के सिलसिले में 2 चीज़ें सामने आएंगी। जो टेररिज्म के हवाले से मुलाकातें हुई हैं, मैं तो उन्हें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता कि वो ना भी आते, जो अमेरिकन को चाहिए वो मिल जाएगा। खान की रिहाई, जो अब मुझे नज़र आता है कि ये भी मुमकिन है कि अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप को कोई दिमाग में आ गई और कोई रीच कर गए लोग, तो वो कहेंगे भाई खासा को रिहा करो, वरना तुम्हारी जो 4 बिलियन $5 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है, और जिसमें से 2 की इम्पोर्ट है, 3 बिलियन ही समझें, तो हम उस पर भी 50% टैरिफ लगा रहे हैं, आपका खेल खत्म।
तो खान साहब को छोड़ देंगे, मगर ये रियासत भी बड़ी चालाक है, किसी और गेम में कहीं और ले जाके फिट कर लेगी, कोई और नया काम कर लेगी। खान साहब को इक़्तिदार नहीं देते। बस याद रखिए, अगर खान साहब इक़्तिदार में आए तो इस मुल्क में बहुत बड़ा फसाद देख रहा हूँ, और वहाँ तक देख रहा हूँ जो इस सब के जिम्मेदार हैं। बस ये ध्यान में रखिए। और आखिरी लतीफ़े की बात सुने, मेरे एक दोस्त ने एक फ़ोटो भेजी है, कोशिश करूँगा लगा दूँ आप आखिर में, अगर मैं उसे काट सका, कि गैर पंजाब पुलिस की तरफ से एक साइन लगा हुआ है, गैर मुश्तबा अफराद पर कड़ी निगाह रखें। तो उन्होंने साथ में लिखा है कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से पढ़ना लिखना भी नहीं चाहते, और 76 साल से ऐसे ही चला रहे हैं। तो मैंने कहा आपको बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि गैर मुश्तबा अफराद पर कड़ी निगाह रखें। मुश्तबा अफराद तो इनके काबू में आते ही नहीं है, या ये उनसे मिले हुए होते हैं। मतलब KPK से बलोचिस्तान तक चले जाइए, या कराची में बड़े बड़े जो माफिया ग्रुप हैं जो मुश्तबा है, उनसे तो इनके ताल्लुकात हैं। आपने सुना ना, चाइनीज तक से भत्ता वसूल कर रहे थे, वो अदालत पहुंच गए। आप अंदाजा लगाएं, अच्छा चाइना का ऐसा क्या मफाद है, उनके लोग यहाँ रो रहे हैं और वो धमकियाँ दे रहे हैं कि हम लाहौर चले जाएंगे, कराची चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। मगर वो जाते बातें नहीं है, मतलब यानी कि पुलिस को भी अंदाजा हो नहीं जाएंगे तो उनके घरों में घुस के भत्ता वसूल करते हैं। तो जनाब, गैर मुश्तबा अफराद पे ही निगाह रखनी होती है, माल वहीं बनता है। कमज़ोर होते हैं ना गैर मुश्तबा अफराद, अगर उन पर नज़र रखेंगे तभी माल मिलेगा ना। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह। हाँ, जो मैं कह रहा था कि ताहिर जावेद और जो वाशिंगटन में एम्बेसडर है, मोहसिन नकवी को बहुत कामयाब दौरा उसने करवाया है। और आप अगर ये सुने कि ताहिर जावेद को दोबारा सफ़ीर बना को मुशीर ख़ास बना दिया गया इन्वेस्टमेंट का, या पाक अमेरिका रिलेशन पे कोई एनवाय बना दिया गया, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल बात होगी। अल्लाह। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।